Let's start chapter number 4, our constitution, हमारा संविधान. On 15th August 1947, India became a free country. Every independent country has a constitution. आप सब जानते हो कि इंडिया 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था. किससे आज़ाद हुआ था? ब्रिटिश से. ओके. एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री, हर एक जो आज़ाद देश है, उनका खुद का एक संविधान होता है. अब संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक बुक है जिसमें सारे रूल रेगुलेशन लिखे हुए रहते हैं कि किस तरह से आपको कंट्री चलानी है. तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज़ गवर्न. तो रूल्स की एक बुक होती है जिसके अकॉर्डिंग कंट्री चलती है. और कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. तो किस तरह से बनाया गया था कि कौन बनाएगा बुक? तो इंडिया के लोगों ने कुछ चुने थे रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब कुछ लोगों को उनका नेतृत्व करने के, कि यस, कुछ लोगों को बिठाया गया था ये बुक तैयार करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए. दे फॉर्म्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिन लोगों ने, जो एक पूरे लोगों ने एक क्या बोलते, बनाया गया था, एक असेंबली बनाई गई थी जिसमें उन लोगों को चुना गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे. द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. और इन सब को नेतृत्व करने वाले जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमिटी, मतलब जो बना रहे थे उस बुक को, तो उसके जो किसके नेतृत्व में बनाया जाता? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. तो 26 जनवरी 1950 को ये बन के तैयार हुआ था और लागू किया गया था. ठीक है, कि देश में अब इसी संविधान के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा. तो वो था 26 जनवरी 1950. और इसी दिन की याद में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जैन को. ओके. और कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है. मतलब बहुत बोल सकते हो ये बुक बहुत मोटी है. ठीक है, बहुत सारे उसमें रूल्स लिखे हुए हैं. द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रीएम्बल. और जो इस बुक की स्टार्टिंग है, इंट्रोडक्शन दिया गया है, उस पेज को हम प्रीएम्बल बोलते हैं. ओके, प्रीएम्बल. इट टेल्स अस अबाउट द मेन आइडियाज एंड एम्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ध्येय है, एम क्या है, आइडिया क्या है. ओके. आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस क्लियरली दैट इंडिया इज अ सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. इन सब का मतलब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट नो द मीनिंग ऑफ दिस इंपॉर्टेंट वर्ड्स. और यही इन सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मतलब जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर में. सोवरेन. सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट. इसका मतलब होता है आज़ाद. इंडिया इज़ नॉट बीइंग रूल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अनदर कंट्री. सोवरेन कंट्री हो गया है, मतलब कि अब कोई भी किसी भी देश के अंडर नहीं है अब ये कंट्री. ये कंट्री जो है वो आज़ाद है अब. द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट. और यहाँ के लोग खुद से अपना सरकार चुनेंगे, गवर्नमेंट चुनेंगे. दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू रन द कंट्री. और ये जो गवर्नमेंट चुन के आएगी वो देश को चलाएंगे. सोशलिस्ट, मतलब द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडेड लेटर टू द प्रीएम्बल. तो ये वर्ड जो सोशलिस्ट है वो अलग से बाद में ऐड किया गया था प्रीएम्बल में. इट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी अमॉन्ग द पीपल. इसका मतलब होता है कि सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे लोगों में इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए लोग. सेक्युलर. द वर्ड सेक्युलर वॉज ऑल्सो एडेड लेटर टू द प्रीएम्बल. ये वर्ड जो सेक्युलर है ये भी बाद में प्रीएम्बल में जोड़ा गया था. इट मीन्स दैट पीपल आर फ्री टू प्रीच. प्रीच मतलब पढ़ाना, टीच करना. प्रैक्टिस मतलब आप क्या यूज़ कर रहे हो बिहेवियर में. एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. प्रोपेगेट मतलब आप उस चीज़ को कैसे अपना रहे हो, आगे ले जा रहे हो. तो यहाँ के लोग
फ्री हैं कोई भी धर्म के बारे में प्रचार करना, उसे अपनाना और अपने समाज में उसको फैलाना। यहाँ के लोगों के लिए ये आज़ादी दी गई है। डेमोक्रेटिक मतलब इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत बार सुना होगा आपने। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ राजशाही नहीं है, कोई राजा या रानी नहीं है। यहाँ के लोग चुनते हैं सरकार को और वो सरकार ही सबसे ऊपर होती है फिर देश में। तो यहाँ के लोग जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब नेता चुनते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट, और यही फिर गवर्नमेंट बनाते हैं। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 18 ईयर्स ऑफ एज और एबव हैज़ द राइट टू वोट। तो जो भी इंडिया का नागरिक है वो 18 साल का या 18 साल से ऊपर का है, उसे वोट करने का राइट है, उसे वो वोट कर सकता है। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों की सरकार, उनके द्वारा बनाई गई और उनके लिए ही। ओके। रिपब्लिक वर्ड का मतलब इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो यहाँ का जो मेन लीडर होगा वो लोगों के द्वारा चुन के आएगा। देयर इज़ नो किंग और क्वीन इन अ रिपब्लिक। कोई भी राजा या रानी इस देश में नहीं होता है। अ कंट्री विच इज़ रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन इज कॉल्ड अ मोनार्की। जिस कंट्री में सबसे बड़ा राजा या रानी होगा, जैसे कि ब्रिटेन, तो उसे डेमोक्रेटिक नहीं मोनार्की कहा जाएगा। ओके। नाउ फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights. The Constitution gives a set of fundamental rights to all its citizen. तो हमें जो हमारी संविधान है उसने सभी नागरिक को अपना अधिकार दिया हुआ है। These rights give us freedom to grow and express ourselves in a free environment. तो ये जो अधिकार है हमारे पास, इसके कारण हम आज़ादी से रह सकते हैं और अपने विचार जो हैं अपने अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आसपास के एनवायरमेंट में। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे आर फंडामेंटल राइट्स। यहाँ तक कि सरकार भी हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकती है। हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड्स आर फंडामेंटल राइट्स बाय गिविंग अस प्रोटेक्टर्स। अब इन फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर्स कौन है, कौन बचाते हैं इनको? तो द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इंडिया के। ओके। दीज कोर्ट्स एक्ट लाइक आवर गार्जियन एंड प्रोटेक्ट आवर राइट्स। ये हमारे गार्जियन हैं और हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो संविधान ने हमें जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो नीचे हैं। मौलिक अधिकार मतलब ये अधिकार होने ही चाहिए हर किसी के पास। तो राइट टू इक्वालिटी, बराबरता का अधिकार, बराबर होने का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दोहन के अगेंस्ट, मतलब दोहन मतलब आप किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। ऐसे जैसे कोई गरीब है, आप दिन भर उससे काम करवाए जा रहे हो, बिना पैसे दिए भगा दिए, नहीं। ठीक है, इसके अगेंस्ट में राइट है, अधिकार है। वो कहीं भी कोर्ट में जा सकता है, किसी के ऊपर जो उसके साथ जिन्होंने एक्सप्लॉयटेशन किया है, उनका फ़ायदा उठाया है, तो उसके अगेंस्ट में वो जा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम क्या धर्म चुनना चाहते हैं वो हमारे पास आज़ादी है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो अपने संस्कृति की और पढ़ाई का अधिकार है हमारे पास। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, और संविधान में कुछ सुधार करना हो इसका भी अधिकार है। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, बट अलॉन्ग विद दीज राइट्स कम आर ड्यूटीज़। तो इंडिया के नागरिक होने से हम अपने मौलिक अधिकार तो एंजॉय करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ अपने ड्यूटी भी निभाने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे। ठीक है। तो क्या ड्यूटीज़ हैं ये जो हर किसी को ध्यान रखना चाहिए? वी हैव टू कीप इन माइंड आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड रिमेंबर दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ गो हैंड इन हैंड। हमें जिस तरह से हम अपने अधिकारों का यूज़ करते हैं, वैसे ही हम अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छे से निभाना चाहिए, दोनों साथ साथ में रहना चाहिए। सम ऑफ द ड्यूटीज़ विच वी आर सपोज टू डू एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर, कुछ ड्यूटीज़ जो
इंडिया के नागरिक होने के हिसाब से हमें करनी चाहिए वो क्या है? नंबर 1, वी मस्ट फॉलो द आइडियाज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, उसमें जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना चाहिए। वी मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग। हमें अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए। वी मस्ट वर्क टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो हमें अपने देश की एकता का ध्यान रखना चाहिए, हमें उसके लिए काम करना चाहिए, एकता बनी रहे हमारे देश में। वी मस्ट बी यूनाइटेड एज इंडियंस। हम एक साथ इंडियंस की तरह खड़े हो सकें, अलग अलग फूट नहीं पड़नी चाहिए हमारे में। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट। हमें अपने एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए, वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट लुक आफ्टर द पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्ट्रीट लाइट्स हैं, रोड है, कोई अगर ख़राब कुछ कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमें अपने पब्लिक प्रॉपर्टी की ध्यान रखनी चाहिए। वी मस्ट अवॉइड राइट्स एंड वायलेंस। दंगे और हिंसा से दूर रहना चाहिए। वी मस्ट ट्रीट एवरीवन एज इक्वल। हमें सबको बराबर की नज़र से देखना चाहिए, सब एक जैसे हैं ऐसा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। हमारे संविधान में गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि गवर्नमेंट अगर आप बन गए हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी रूल दिए हुए हैं। दीज आर नोन एज डायरेक्टिव। इनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं। द गवर्नमेंट मस्ट टेक केयर एंड इंश्योर दैट। तो गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इसका ध्यान रखे कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड बी गिवन प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, कि हर एक देश का नागरिक अच्छे से जी रहा है। देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर। गरीबों का दोहन नहीं हो रहा है, शोषण नहीं हो रहा हो, ध्यान रखना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। 14 साल की उम्र तक के बच्चों को फ्री की पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड अपलिफ्ट द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो हमारे देश में जो SC ST और OBC हैं, मतलब ऐसे कुछ सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए कास्ट हैं जिनको पूरी तरह से मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता था पहले, तो उसका सरकार को ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखती है सरकार, उसके लिए बहुत सारे काम करती है सरकार, ठीक है।